नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक चित्रांशी। स्वागत है आप सभी का मेधावी पे। दोस्तों, हम भ्रष्टाचार निरोधी एजेंसीज के बारे में बात कर रहे थे और उसी कड़ी में आज यह तीसरी वीडियो है। आज जो हम बात करेंगे वो सीबीआई के बारे में बात करेंगे। और हमने पहली वीडियो बात करी थी वो थी ईडी, जो कि प्रवर्तन निदेशालय थी, और दूसरी बात करी थी सीबीसी के बारे में, केंद्रीय सतर्कता आयोग। आज जो हम बात करेंगे वह है केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो या सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। बात करेंगे कि इसकी स्थापना के लिए लक्ष्य क्या थे, इसके उद्देश्य क्या हैं, क्यों स्थापित किया गया था, और साथ ही इनके सभी प्रकार के विवादों के बारे में, इनके प्रावधान के बारे में, इनसे संबंधित एक्ट्स के बारे में, सभी प्रकार के बारे में हम बातें करेंगे। देखेंगे कि इसकी स्थापना कब, कैसे, क्या हो। देखिए, टाइमलाइन जैसी है। टाइमलाइन क्या है? 1962 से 64 के दौरान संथानम समिति भारत के भ्रष्टाचार निरोधी एजेंसीज के गठन के बारे में बहुत ज़्यादा क्रिएटिव थी या बहुत ज़्यादा एक्टिव थी। ऐसे मामले में संथानम समिति की ढेर सारी सिफारिशें आती थी इस दौरान। और इसी के दौरान 1963 में गृह मंत्रालय, भारत के होम मिनिस्ट्री ने एक संकल्प के माध्यम से गठन कर दिया सीबीआई का। सीबीआई का गठन होम मिनिस्ट्री के एक संकल्प के माध्यम से 1963 में हुआ। लेकिन यह जो सीबीआई है ये इसकी पूर्ववर्ती, हालांकि सीबीआई अभी नई संस्था बनी थी 1963 में, लेकिन इसकी पूर्ववर्ती संस्था थी वो थी दिल्ली पुलिस एस्टैब्लिशमेंट। दिल्ली पुलिस एस्टैब्लिशमेंट बनी थी 1946 में, जो बात करती थी सभी प्रकार के निगरानी मामलों की, मतलब केंद्र सरकार के भ्रष्टाचार अधिकारियों के बारे में, उनसे संबंधित कार्यालयों के बारे में, और अगर इन दोनों के खिलाफ कोई भ्रष्टाचार की सूचना मिलती है तो उसके बारे में निगरानी के जो मामले थी वो देखती थी आपकी दिल्ली पुलिस एस्टैब्लिशमेंट। दिल्ली पुलिस एस्टैब्लिशमेंट 1946 की संस्था थी, जिसे आगे चल के विलय कर दिया गया सीबीआई में। यानी कि आज की जो सीबीआई है यह अपनी सारी शक्ति प्राप्त करती है दिल्ली पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट से, दिल्ली पुलिस एस्टैब्लिशमेंट से। 1946 तक तो ये बात थी, और 1963 में जो है कि सीबीआई का गठन कर दिया गया। सीबीआई का गठन करने के लिए ऐसा नहीं किसी एक व्यक्ति ने इसका गठन कर दिया। इसको बनाने के लिए या सीबीआई को नियुक्त करने के लिए इनकी नियुक्ति जो है 3 सदस्यीय समिति के द्वारा की जाती है। वह 3 सदस्यीय समिति में कौन कौन होते हैं ये देखिए। ये जो बॉडी है, नियुक्त करने वाली जो बॉडी है, इसमें कौन कौन होते हैं? एक होते हैं अध्यक्ष, जो कि भारत के प्राइम मिनिस्टर होते हैं। दूसरे होते हैं विपक्ष के नेता, और इसमें तीसरा व्यक्ति होता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या उनके द्वारा नामित चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या उनके द्वारा नामित कोई सुप्रीम कोर्ट का जज या न्यायाधीश। देखिए, जो विपक्ष का नेता है ये कौन होगा? दिल्ली पुलिस एस्टैब्लिशमेंट, यह जो है कि संशोधित किया गया 2014 में, और 2014 में संशोधित करके ये बताया गया कि अगर किसी चुनाव के पश्चात कोई दल जो सत्ता में आएगा और विपक्ष में अगर कोई विपक्ष जो बड़ा बन के न उभर पाए, यानी कि विपक्ष के पास अगर कोई मान्य नेता नहीं है, कोई मान्य नेता विपक्ष के पास नहीं है, तो ऐसी स्थिति में जो विपक्ष में सबसे बड़ा दल होगा उसका नेता जो होगा उसे कहेंगे विपक्ष का नेता। यानी कि इसे ऐसे समझे कि अभी जो पिछला चुनाव हुआ मोदी जी का या लोकसभा का जो इलेक्शन हुआ, उसमें आप देखेंगे कि जो भारत के मुख्य जो पार्टी थी मोदी जी की, बीजेपी, वह प्रचंड बहुमत सरकार में आई। प्रचंड बहुमत में सरकार के आने के बाद हुआ क्या कि विपक्ष को जो है कि कोलैबोरेट करके अपना विपक्ष बनाना पड़ा, मतलब विपक्ष भी गठबंधन से बना। हालांकि भारत का इतिहास ये रहा है कि सरकारें जो है गठबंधन से बनती हैं, लेकिन इस चुनाव के पश्चात गठबंधन के दौरान जो विपक्ष बना वो भी गठबंधन से बना। ठीक है, तो ऐसे में जो गठबंधन बना उसमें कई सारे दल रहे होंगे, लेकिन उनमें से मान लीजिए कोई एक दल जो सबसे बड़ा, जिसकी सांसद सबसे ज़्यादा जीते हैं, वह दल जो है कि सबसे बड़ा दल होगा। तो ऐसा दल जो कि उस चुनाव में
विपक्ष के सबसे ज़्यादा वोट जीता होगा, सबसे ज़्यादा सांसद बने होंगे उसके, वह सबसे बड़ा दल ही विपक्ष का नेता होगा। ये कहता है 2014 में अमेंडेड डीपीएस एक्ट, दिल्ली पुलिसमेंट एस्टैब्लिशमेंट, डीपीई में जो संशोधन हुआ 2014 में, उसके अकॉर्डिंग विपक्ष का नेता वो होगा जो सबसे बड़े विपक्षी पार्टी का नेता होगा। ठीक है, एक चीज़ ये हो गई। अब देखिए इसका उद्देश्य क्या था, इसे क्यों बनाया गया। दरअसल भारत के संविधान में तरह तरह के नियम और कानून का उल्लेख किया गया है और इन्हीं नियम कानूनों को संरक्षित करने, उन्हें मतलब संविधान के सभी प्रकार के एक्ट्स, कानून और इससे संबंधित जितनी भी विधियां हैं, छोटी बड़ी जो भी विधियां हैं, भारत के संविधान की और भारत को सुचारू रूप से संचालित राष्ट्र बनाने में जो भी प्रकार की कार्यक्षमता होगी उसको लागू कराने की, और साथ ही साथ जो आर्थिक और जो इससे संबंधित कानून बनाए गए हैं, जैसे मान लीजिए जो भारत की राजकोषीय कानून है या आर्थिक कानून है, इनको लागू कराना, और अगर ये लागू हो चुके हैं और इनके उल्लंघन पर जो भी राजकोषीय कानून है, आर्थिक कानून है, या आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि एक्सपोर्ट या इंपोर्ट संबंधित जो भी कानून भारत के संविधान ने बनाए हैं, भारत सरकार ने बनाए हैं, उन कानूनों को लागू करना, और अगर कोई व्यक्ति या किसी फर्म के द्वारा इसका उल्लंघन किया जाता है तो उसका अन्वेषण करना गहराई से, उसकी जांच करना, उससे संबंधित दंड का प्रावधान करना, ये सभी कार्य किसके हैं, सीबीआई के। दरअसल जब सीबीआई शुरू में बनाया गया था तो इसका जो नेचर, इसका जो स्वभाव था वह था कि यह सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार की संस्था के रूप में काम करेगी, केंद्र के कार्यालयों और केंद्र के अधिकारियों को दंडित करने या उनके संबंधित भ्रष्टाचार की जांच करने के लिए किया जाएगा। ठीक है, यह उस समय इसका नेचर सिर्फ केंद्र तक सीमित था। लेकिन समय के साथ साथ जब चीज़ें बढ़ने लगी और मान लीजिए किसी राज्य ने अनुरोध कर दिया कि हमारे यहाँ कोई मामला बहुत गंभीर है जो कि देश हित का मामला है, राष्ट्रीय हित का मामला है, लेकिन राज्य से संबंधित है, तो ऐसे में राज्य सरकारों के अनुरोध पर सीबीआई राज्य में भी अपने क्रियान्वयन कर सकती है, अपनी कार्रवाई कर सकती है। साथ ही इसका उद्देश्य यह भी था कि राज्य और राज्य, एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच में अंतर सहयोग बनाना, साथ ही अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के मामले में नोडल एजेंसी के रूप में काम करना। मतलब इंटर स्टेट सहयोग बढ़ाएगा, लेकिन जब मामला इंटरनेशनल कोऑपरेशन का आएगा तो इस मामले में यह जो है भारत की नोडल एजेंसी के रूप में काम करेगा। मतलब दो राज्यों के बीच आपसी सहमति बढ़ाने के बीच में काम करेगा और इन्हें अपना नेतृत्व प्रदान करेगा कि आप ऐसे काम करें, दिशा निर्देश भी देगा, अपना नेतृत्व देगा। लेकिन जब बात इंटरनेशनल संबंधों की आएगी, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की बात आएगी, तो उसमें वह भारत के नोडल एजेंसी के रूप में काम करेगा। नोडल एजेंसी के रूप में काम भारत के राज्य और दूसरे राज्य के बीच में भी कर सकता है, लेकिन ज़्यादातर इंटरनेशनल जब कोऑपरेशन की बात आएगी तो इसमें यह नोडल एजेंसी के तौर पर काम करेगा। ठीक है, ये इसका उद्देश्य था। साथ ही साथ इस पर समय पे इस पर जो है कि राजनीतिकरण के आरोप लगते रहे कि सीबीआई का जो है राजनीतिकरण हो गया है, भारत सरकार जो भी सत्ता पक्ष में रही हो। ये सिर्फ आज की बात नहीं है, पहले भी जो आज सत्ता में है वो उनके लिए जो विपक्ष में है आज वो उनका जो है कि बुराई करते हैं कि इसका राजनीतिकरण हो गया है। साथ ही जो उस समय थे सत्ता में और आज जो लोग विपक्ष में हैं वो कहते हैं कि नहीं, राजनीतिकरण हो गया इन चीज़ों का, इन संस्थाओं का, और केंद्र सरकार इसका दुरुपयोग कर रही है। ऐसे आरोप लगते हैं। कितनी सच्चाई है वो राजनीति पे छोड़ देते हैं। अभी हम अपनी चीज़ें देखेंगे कि क्या जिसके काम है सीबीआई के। ठीक है, तो यह अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ाने में अपना दिशा निर्देश और नेतृत्व प्रदान करता है, साथ ही इसके नोडल एजेंसी के रूप में भी काम करता है। अब देखिए, ये तो इसके कार्य हो गए। ठीक है, यह इसके कार्य हो गए। अब इसमें हम देखेंगे कि इसके कार्य में कुछ और चीज़ें शामिल हैं। जैसे अगर किसी राज्य में कोई गंभीर अपराध हुआ है, मान लीजिए
वहाँ अपहरण बहुत चरम सीमा पे है, लूटपाट बहुत चरम सीमा पे है, बलात्कार के रेट बहुत ज़्यादा हैं, और इन सब के बाद मान लीजिए कुछ और भी गंभीर अपराध है। अगर कोई राज्य सरकार चाहे कि इन मामलों में जो अन्वेषण करे, जांच करे, वो सीबीआई करे, तो वह सीबीआई से अनुमोदन कर सकती है कि संबंधित मामले में आप राज्य में आके जांच करें। ठीक है, यह तो संबंधित राज्य के अनुमोदन पे होगा इस मामले में जांच। लेकिन अगर मान लीजिए इनसे संबंधित किसी मामले की जांच कर रहा है या सुनवाई कर रहा है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, तो अगर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट इनसे संबंधित किसी गंभीर मामले की सुनवाई कर रहा है, तो वो पाता है कि इस मामले में राज्य की पुलिस उतनी दक्षता से काम नहीं कर पा रही है जितना कि सीबीआई कर सकती है, तो सीबीआई को हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट अपने आदेश पे कह सकती है कि आप वहाँ जाके जांच कीजिए और अपनी रिपोर्ट यहाँ पे प्रस्तुत कीजिए। इसका मतलब है, अब इसे समझे, एक एग्जाम्पल है, जैसे उत्तर प्रदेश में हाथरस का एक केस आया। हाथरस में एक लड़की के साथ बलात्कार हुआ जिसमें कि राज्य की पुलिस थोड़ा टालमटोल कर रही थी। ऐसे में हाई कोर्ट ने यह निर्देश दिया राज्य सरकार को कि अब इसकी जांच आपकी राज्य पुलिस नहीं करेगी बल्कि सीबीआई करेगी। तो अब क्या है ना, किसी भी मामले की जांच के लिए ऐसी मांग उठने लगी है कि इसकी भी जांच सीबीआई से करा दो, बाकी कोई चीज़ होता है तो उसकी भी जांच सीबीआई से करा दो। देखिए, सीबीआई की अपनी डिग्निटी है, लेकिन फिर भी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट अगर किसी मामले की जाँच सौंपता है तो उसकी जाँच, उसका अन्वेषण, उसका गहराई से अनुसंधान कौन करेगा? सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। देखिए, इस पे जो है ना एक विवाद भी था। सीवीसी 2003 सीबीआई को जो है कि 2 वर्ष के कार्यकाल का सुरक्षा देता है। जो सीवीसी एक्ट आया था उस सीवीसी एक्ट 2003 जो आया उसमें जो है कि भारत के सीबीआई को 2 साल की कार्यकाल की सुरक्षा मुहैया कराई गई थी। ठीक है, लेकिन इसके साथ एक और भी चीज़ थी। सीवीसी एक्ट में जो कहा गया था कि सचिव स्तर, संयुक्त सचिव स्तर, अपर सचिव, इन स्तर के जो अधिकारी होंगे, सीबीआई इन पर किसी प्रकार के भ्रष्टाचार की जांच करने से पहले पूर्व अनुमति लेगी। किससे? केंद्र सरकार से। लेकिन इसका सेक्शन 6A सीवीसी 2003 का सेक्शन 6A क्या कहता है? 6A पे जो है कि संशोधन किया गया। संशोधन में ये किया गया कि अब भारत का सीबीआई सचिव स्तर, संयुक्त सचिव स्तर, अपर या अतिरिक्त सचिव, सचिव स्तर के रैंक के लोगों को अगर इन पर किसी प्रकार के भ्रष्टाचार की जांच की बात आती है तो अब सीबीआई को किसी से भी पूर्व अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। अब सीबीआई बिल्कुल मुक्त है, बिल्कुल स्वतंत्र है कि वह किसी भी व्यक्ति पर जांच के लिए उसे जो है कि बुला सकता है और उस पर कार्रवाई कर सकता है। 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब 2014 के बाद से सचिव स्तर तक के लोगों के लिए भी सीबीआई को किसी के पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। देखिए, इस पर आरोप थे, सेक्शन 6A पे ये आरोप थे कि यह जो भारत के वर्ष सिविल सेवक हैं, जैसे सचिव स्तर 25 वर्ष की सेवा के बाद बनते हैं, कुछ 14 वर्ष की सेवा के बाद बनते हैं, कुछ 18 वर्ष की सेवा के बाद बनते हैं सचिव स्तर। तो इन लोगों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए, अपने सर्विस से संबंधित सुरक्षा प्रदान करने के लिए यह जो 6A है, सेक्शन 6A, यह जो है कि एक ऑर्डर प्रदान करता है कि इनके ऊपर कोई विशेष कार्रवाई न की जा सके। यह इस पर आरोप था। 2014 में अमेंड कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि आज के बाद से कोई भी सचिव स्तर का रैंक का व्यक्ति हो या कोई भी हो, इस पर कार्रवाई करने के लिए सीबीआई पूरी तरीके से स्वतंत्र है, जिसको निष्पक्षता से जांच करेगी और अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। ठीक है, ये चीज़ इसके लिए थी। एक और चीज़ थी, देखिए तरह तरह के एसोसिएशन बनते हैं।
आईएएस एसोसिएशन, आईपीएस, आईएफएस एसोसिएशन। ये एसोसिएशन सिर्फ आईएएस के लिए नहीं है, बाकी सेवाओं के लिए भी होते हैं, राज्य स्तर में भी पीसीएस के लिए भी होते हैं। तो ऐसे लोग क्या करते हैं कि अपना एक संगठन बना के एक प्रेशर ग्रुप का काम करते हैं, सरकार पे एक प्रेशर क्रिएट करते हैं कि नहीं, अगर कोई वरिष्ठ अधिकारी है तो इस पे कार्रवाई न की जाए, इस पे जो है कि कदाचार का आरोप न लगाया जाए, उस पे जो है कि मतलब इंटर ऑफिस जो कि इंक्वायरी बैठा ली जाए, अंतर कार्यालय के अंदर ही मतलब एक इंक्वायरी बैठा के उस पर जांच कर ली जाए, सीबीआई को ये केस न सौंपा जाए। इसी को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, यह जो है कि विशेष सुरक्षा प्रदान कर रहा है, इसलिए 6A में संशोधन करना जरूरी है और इसे 2014 में अमेंड कर दिया गया।